जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हम लूसेंट जीके को दोस्तों याद कर रहे थे कुछ ट्रिक से, कुछ कॉन्सेप्ट की मदद से दोस्तों। तो दोस्तों ऊपर के आई बटन में मैंने जो पूरा फिजिक्स दोस्तों आपको करा दिया था, कुछ ट्रिक है, कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें। तो ऊपर के आई बटन में जाके दोस्तों आप पूरे पार्ट देख लेना दोस्तों। 14 पार्ट में मैंने फिजिक्स आपको समझाया, उसमें दोस्तों मैंने ट्रिक बताई। और 2 पार्ट जो है दोस्तों 15 और 16, उसमें मैंने पूरा रिवीजन करा दिया दोस्तों। 4 मतलब 2-2 घंटे के 2 वीडियो में मैंने आपको पूरा फिजिक्स को रिवाइज करा दिया। तो दोस्तों आज से हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ ट्रिक देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये 225 नंबर का पेज है दोस्तों, है ना। तो अगर आप लूसेंट लेके बैठे हो तो 225 नंबर के पेज से आप देख लेना दोस्तों केमिस्ट्री। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। आप हेडिंग देख रहे हैं दोस्तों। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है ना दोस्तों। कि 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा कि केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको अगर ये डेफिनेशन आप लिख देंगे ना दोस्तों, तो आपको 3 में से मतलब 2.5 नंबर तो वो दे ही देगा किसी भी हालत में। अब आता है दोस्तों केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि प्रारंभ में रसायन विज्ञान को क्या कहते थे, तो इसका आंसर है दोस्तों केमिटेकिंग। फिर आता है दोस्तों लेवासियर को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो कौन है दोस्तों, ये है लेवासियर, लेवाइसियर, ध्यान रखना दोस्तों, लेवाइसियर। अब आता है दोस्तों पहली हेडिंग है दोस्तों, फर्स्ट, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। क्या है दोस्तों, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। तो दोस्तों पदार्थ यानी कि मैटर क्या होता है इसको देखते हैं। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कि द्रव्यमान होता है हो, और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए जल हो गया, हवा हो गया, बालू हो गया। तो दोस्तों जल आपने देखा ही होगा, जैसे कि जल, ये क्या है दोस्तों, ये जल है। जैसे ये इसने जल, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा स्थान घेरता है ना। हवा, बालू, जैसे कि बालू ये पड़ी, मान लो दोस्तों ये बालू पड़ी है ना, ये स्थान घेर रही है ना। और इसका द्रव्यमान भी है दोस्तों, है ना। ये जो पूरा जितना मतलब घेर रही है उतना द्रव्यमान होता है। और अपनी संरचना में परिवर्तन। तो दोस्तों आप जब भी इसको मतलब ऐसे लात मारेंगे बालू में जाके, तो थोड़ा विरोध तो होगा ही दोस्तों, है ना। विरोध करेगी वो भी, मतलब न्यूटन का 3rd लॉ लगेगा दोस्तों इसमें भी। तो दोस्तों जो भी मतलब कभी आपसे पूछ लिया कि 3 नंबर में कि पदार्थ क्या है ना, तो आपको बस 3 पॉइंट लिख देना कि जो वस्तु स्थान घेरती, पहली चीज क्या है, स्थान घेरती। सेकंड चीज द्रव्यमान हो, और थर्ड चीज क्या है दोस्तों, अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती। बस इस 3 नंबर में दोस्तों आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए, 3 पॉइंट लिख देना आपने। और दोस्तों अगर एग्जाम्पल लिख देंगे तो और भी अच्छा है, जल, हवा, बालू, जिससे कि दोस्तों चेकर को और ज़्यादा समझ में आएगा। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। ये 5 तत्व कौन कौन से दोस्तों, क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि क्या नाम है दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी खराश हो रही थी, सर्दी हो रही थी इसलिए। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने, जिसे परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों कि महान ऋषि कणाद के अनुसार परमाणु क्या है।
तो उनके अनुसार आंसर ये होगा कि उनके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने जिसे परमाणु कहते हैं। अब दोस्तों पदार्थों का वर्गीकरण कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। हम थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे हम पूरी संरचना एक साथ देख लेंगे दोस्तों। इसको आप 240 में कर देना दोस्तों। तो दोस्तों ये रही, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, पदार्थ है ना, ये रहा पदार्थ। अब ये पदार्थ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। अब दोस्तों भौतिक वर्गीकरण क्या है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों, है ना, ठोस, द्रव और गैस में डिवाइड हो गया, है ना। फिर क्या है दोस्तों, ये तो यहीं पे भौतिक वर्गीकरण है जो दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाता है, ठोस, द्रव, गैस में। फिर है दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण जो सेकंड है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों। पहला है शुद्ध पदार्थ, सेकंड है भाई मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ दोस्तों 2 पदार्थ में 2 में डिवाइड होता है, पहला है तत्व, सेकंड है यौगिक। फिर जो तत्व है दोस्तों ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला है धात्विक, सेकंड है अधात्विक। फिर आता है दोस्तों शुद्ध पदार्थ में जो सेकंड पार्ट था यौगिक। तो दोस्तों यौगिक कितने में डिवाइड हो रहा है, एक तो कार्बनिक हो गया और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, अकार्बनिक यौगिक। फिर दोस्तों शुद्ध पदार्थ के यहाँ पे ये शुद्ध पदार्थ के पास ही दोस्तों मिश्रण भी था। तो मिश्रण दोस्तों कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो समांग मिश्रण हो रहा है, ये रहा समांग मिश्रण, और दूसरा है दोस्तों विषमांग मिश्रण। अब दोस्तों हम इसी में आगे बढ़ते हैं। ठोस यानी कि सॉलिड क्या होता है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। फिर आता है दोस्तों द्रव यानी कि लिक्विड, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे कि एल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, ये क्या है दोस्तों, द्रव है यानी कि लिक्विड है। अब आता है दोस्तों गैस, तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। ना तो दोस्तों क्या होता है गैस का, ना तो आकार होता है दोस्तों। कभी देखा है क्या आपने दोस्तों गैस को, है ना, तो नहीं, या आकार भी नहीं होता भाई, और ना ही इसका दोस्तों आयतन होता है यानी वॉल्यूम भी नहीं होता है दोस्तों। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गैस कहलाता है। जैसे कि दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो हवा का दोस्तों आपने कभी आकार देखा, नहीं देखा, है ना, ना ही हमने आयतन देखा। तो ये भी दोस्तों गैस के उदाहरण है। अब नोट है दोस्तों यहाँ पे कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक होता है, तथा इसे आसानी से संपीड़ित यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों हम एलपीजी लेते हैं ना, तो उसमें भी दोस्तों एलपीजी कैसे करते हैं, सिलेंडर में संपीड़ित करके भरी जाती है, वो भी गैस है दोस्तों। क्या है दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि विसरण बहुत अधिक होता है। भाई गैसों का क्या होता है, विसरण बहुत अधिक होता है, इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। विसरण बहुत अधिक होता है और पृष्ठ भी नहीं होता दोस्तों, इसलिए क्या है, कंप्रेस हम आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे कि लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। कितना भी दोस्तों आप इसमें ताप लगा लोगे, है ना, दाब लगा लोगे लकड़ी पत्थर में, लेकिन ये परिवर्तित नहीं होते, केवल ठोसी अवस्था में रहेंगे। और जल, फिर है दोस्तों जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है ना। जल जो है हमारा दोस्तों वाटर, ये तीनों अवस्था में रह सकता है, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। उदाहरण क्या है, जल। जल क्या है दोस्तों, ठोस हो गई तो बर्फ बन जाती है ना, द्रव होता है तो जल रहता है, गैस होता है तो जल वाष्प हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों 225 नंबर के पेज में दोस्तों हम सेकेंड हाफ में आते हैं कि क्या है सेकेंड हाफ में। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या भाई
कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बन जाते हैं। क्या ठोस से सीधे गर्म करा ना उनको आपने, सीधे ठोस से गैस में बन जाएंगे। मतलब ये लिक्विड में नहीं बनेंगे, सीधे ठोस से क्या हो जाएंगे दोस्तों, गैस में बने। जैसे कि दोस्तों आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, ये हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि इनमें से कौन सा ऊर्ध्व पातन पदार्थ है। जैसे कि एग्जाम्पल दे देगा कुछ भी, मान लो जैसे कि पहला एग्जाम्पल उसने आयोडीन दे दिया, दूसरा नमक, कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल दे देगा दोस्तों, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है भाई, आयोडीन कौन सा है दोस्तों, ऊर्ध्व पातन पदार्थ है। वैसे कपूर भी दोस्तों ऊर्ध्व पातन है। कपूर तो आपने जलाया ही होगा दोस्तों पूजा वूजा में, है ना। तो आप कभी भी देखना जला के, वो डायरेक्ट क्या है, लिक्विड में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, चौथी अवस्था क्या कहलाती है भाई, प्लाज्मा कहलाती है। और फिफ्थ स्टेज क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्वेश्चन दे सकता है कि पदार्थ की फोर्थ स्टेट क्या कहलाती है भाई, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो प्लाज्मा कहलाती है। और पांचवी अवस्था क्या कहलाती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। अब हम इसमें दोस्तों तत्व को देख लेते हैं, यानी कि एलिमेंट क्या होता है भाई, इसको भी जान ले। तो तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि, ये क्या है दोस्तों, एलिमेंट है, ये तत्व है। फिर से दोस्तों आपको पढ़ के बता देता हूँ कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित कर सकते और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता। अर्थात क्या है दोस्तों, सोना या चांदी को आप किसी मतलब धातु के संयोग से बना नहीं सकते और ना ही इन्हें दोस्तों विभाजित किया जा सकता है, सोना चांदी को। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल तत्व यानी एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब दोस्तों इसमें एक टेबल दी गई है कि टेबल देख लेते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत तत्व, है ना, प्रतिशत। तो तत्व और भूपटल में परसेंट दिया गया है। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऑक्सीजन का दोस्तों क्या परसेंट दिया, इन्हें देख लेते हम। ऑक्सीजन दिया गया है दोस्तों, ऑक्सीजन जैसे कि दोस्तों दिया 46.60%, सिलिकॉन दिया है 27.72%, एल्यूमिनियम दिया है 8.13%, लोहा दिया है 5% दिया है। भूपर्पटी में मतलब कि दोस्तों मिट्टी में, मतलब जो हमारे मृदा की जो मतलब मेन जिस पे हम रहते हैं ना, उसमें दोस्तों कितना है। वैसे कैल्शियम दोस्तों 3.6% में पाया जाता है, सोडियम 2.83% में पाया जाता है, पोटेशियम 2.59% पाया जाता है भूपटल पे। अब वैसे दोस्तों मैग्नीशियम दोस्तों 2.09% पाया जाता है, टिटेनियम दोस्तों 0.44% पाया जाता है, हाइड्रोजन 0.14% पाया जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कितना है, 99.14% ये तत्व है, एलिमेंट्स है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड क्या होता है, इसको जान लेते हैं भाई। तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या है दोस्तों, फिर से आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, मतलब दो या दो से अधिक तत्वों को दोस्तों आप एक निश्चित अनुपात में मिलाओगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ कंपाउंड प्राप्त होगा, यानी कि यौगिक मिलेगा। और दोस्तों यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा पदार्थ जो कंपाउंड बनेगा दोस्तों, वो उन जो दो पदार्थों के कंपाउंड से दोस्तों उनके गुण से अलग होगा। जैसे कि दोस्तों आपने इन दोनों को मिलाया और एक पदार्थ ये बन गया, तो ये जो तीसरा पदार्थ होगा दोस्तों, इसके जो गुण होंगे इन दोनों से अलग अलग होंगे। जैसे कि दोस्तों जल क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है।
लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। तो दोस्तों सोचिए कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है। अब हाइड्रोजन तो क्या है दोस्तों, जलने में सहायक होता है, जलाता है, मतलब हाइड्रोजन खुद जलता है, और ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है ना। लेकिन जल क्या होता है दोस्तों, जल से हम आग बुझाते हैं, कहीं पे भी आग लग जाती है तो जल डाला जाता है आग बुझाने के लिए, है ना। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसी में मिश्रण को देखते हैं। मिक्सचर क्या होता है भाई। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या चीज़ ध्यान में रखना कि कैसे बनेगा मिश्रण। तो जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता मिश्रण कहलाता। जैसे कि दोस्तों किसी का दोस्तों आपने 3 अनुपात मिला दिया और किसी का 2 अनुपात मिला, तो किसी भी अनुपात में मिला दे, चाहे आप 1:6 में मिला दें, चाहे 8:16 में मिला दें, तो किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो भी मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे कि 1 किलो चावल में हमने 20 किलो गेहूं मिला दिया, तो ये भी क्या दोस्तों क्या होगा, मिश्रण ही प्राप्त होगा, मिक्सचर होगा, मतलब किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, मिश्रण होगा। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि हवा। क्या दोस्तों, सरल यांत्रिक विधि द्वारा हम इसे पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हवा भाई। अब दोस्तों सामान्य, यहाँ पे एक टेबल दी गई, उसको देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, तो इसमें दोस्तों तत्व है, प्रतिशत है, उसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो दोस्तों शरीर में कितना रहता है, 65.0% होगा। फिर कार्बन दोस्तों 18% रहता है हमारे शरीर में, हाइड्रोजन 10% रहता है, नाइट्रोजन 3% रहता है, कैल्शियम भाई 2% रहता है, फॉस्फोरस 1% रहता है, पोटेशियम 0.35% और सल्फर 0.25% रहता है। सोडियम 0.15% रहता है, क्लोरीन दोस्तों ये 0.15% रहता है, मैग्नीशियम 0.05% रहता है, लोहा 0.004% रहता है हमारे शरीर में, और अन्य तत्व जो है शरीर में दोस्तों 0.046% रहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं समंग और विषमांग मिश्रण क्या क्या होते हैं। तो पहले हम दोस्तों देख लेते हैं समंग मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। तो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समंग मिश्रण का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों कि होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं भाई, निश्चित अनुपात में, आप एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे ना तो समंग मिश्रण प्राप्त हो जाता है। जैसे कि दोस्तों 2:3 के अनुपात में मिलाया आपने, तो भाई वो जो आपको मिश्रण चाहिए था वो इसी अनुपात पे प्राप्त होता है भाई। तो यही आपको रेशियो रखना पड़ेगा, तभी वो मिश्रण प्राप्त होगा। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, समंग मिश्रण कहलाता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं। तो दोस्तों इस मिश्रण में क्या होता है कि कोई भी भाग, जैसे कि 2-3 को मिलाया तो 5 एक मिश्रण बन गया दोस्तों। इसके कोई भी भाग में, मतलब कोई सा भी भाग आप देखेंगे इस मिश्रण का, तो उसके हर भाग के गुणधर्म एक समान होता है। जैसे दोस्तों चीनी या नमक का जली विलयन, जैसे कि दोस्तों पानी में आपने क्या घोल दिया, चीनी घोल दी, नमक का जल, और दोस्तों नमक को पानी में घोल दिया, तो इसमें हर भाग में क्या होगा दोस्तों, हर रेशे में जितना 1 चम्मच पानी भी पिएंगे ना दोस्तों आप, तो उसके गुणधर्म पूरे गिलास के बराबर ही होंगे। मतलब जैसे आपको 1 चम्मच भी नमकीन लगेगा और पूरा गिलास भी आपको नमकीन पानी लगेगा, है ना। वैसे ही दोस्तों हवा भी कैसा है दोस्तों, ये भी समंग मिश्रण। तो आप दोस्तों ध्यान में रखना कि वो पूछ सकता है कि भाई मिश्रण से तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, तो वो ऐसा पूछ सकता है कि बताइए चीनी का जो घोल है दोस्तों, चीनी में पानी का घोल किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है ना। पूछ लेगा दोस्तों, ऑप्शन दे देगा मिश्रण का है, सिर्फ मिश्रण का है, बी दे देगा समंग मिश्रण का है, सी दे देगा विषमांग मिश्रण देगा, और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भाई गुणधर्म क्या है। 1 चम्मच पानी को पिया हमने तो भी नमकीन लगा, और पूरे गिलास को पिएंगे तो भी नमकीन या मीठा लगेगा। इसका अर्थ क्या है, समंग मिश्रण है भाई, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब 1 चम्मच के भी गुण वही है और पूरे गिलास का भी वही गुण है।
तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि समांग मिश्रण है ये। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं विषमांग मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देख लेते हैं। भाई ये क्या है? तो अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। किसी भी अनुपात में जब आप दोस्तों आप मिला देंगे मिश्रण को तो विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि दोस्तों क्या है, जैसे कि बारूद हो गया, कुआसा हो गया, इसके दोस्तों हर भाग के जो मिश्रण या संघटक जिसको भी बोल रहे हो उसके हर भाग के गुण जो होते हैं दोस्तों अलग होते हैं। तो किसी भी अनुपात में मिला दोगे ना भाई तो वो विषमांग मिश्रण कहलाता है ना। अनिश्चित अनुपात मतलब कि निश्चित अनुपात नहीं है, वहां पे तो एक दोस्तों निश्चित अनुपात मिला रहे थे। भाई हमको पानी को मीठा करना है, शरबत बनाना है तो हमको निश्चित अनुपात में शक्कर मिलानी पड़ेगी तब शरबत मीठा हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब विषमांग मिश्रण में क्या हो रहा है, अनिश्चित अनुपात में आप मिला रहे हैं। मतलब कि बारूद आपको बनानी है ना दोस्तों, तो किसी भी अनुपात में आप जो भी पदार्थ मिला दो तो बारूद बन जाएगी भाई, ऐसा रहता है। तो इससे आप ध्यान में रख लेना दोस्तों, समांग और विषमांग मिश्रण के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों रवाकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे कि इस विधि के द्वारा अकार्बनिक, क्या है दोस्तों, ये विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक यानी कि सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे कि दोस्तों सकरा और नमक के मिश्रण को इथाइल एल्कोहल में, क्या दोस्तों, सकरा और नमक के मिश्रण को हम काय में कर रहे हैं, इथाइल एल्कोहल में। सकरा और नमक के मिश्रण को हम इथाइल एल्कोहल में जब 348 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। भाई रवाकरण विधि यानी कि क्रिस्टलाइजेशन यही होती है दोस्तों। तो दोस्तों फिर से आपको बता देता हूं कि कोई भी अकार्बनिक, क्या दोस्तों, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन द्वारा क्या किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। आंसर याद रखना, पूछ सकता है दोस्तों, और कई बार आया है ये क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी अकार्बनिक ठोस मिश्रण को रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन द्वारा अलग किया जाता है। फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों कि इस विधि में क्या होता है भाई, अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर, जैसे आपके पास दोस्तों कोई अशुद्ध ठोस मिश्रण ये रहा है ना, अब दोस्तों क्या करेंगे, उचित विलायक के साथ में आपने दोस्तों यहाँ पे इसमें मिला दिया, यहाँ पे इसको यहाँ पे दोस्तों ये डाल दिया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये डाल दिया आपने, है ना, मिलाकर गर्म किया। फिर आपने क्या करा भाई, फिर आपने यहाँ पे क्या है भाई, गैस लगा दी, ये रही गैस। फिर इसने क्या करा, आपने यहाँ पे इसको ये गर्म करा गैस में, है ना, गर्म करा भाई। गर्म करने के बाद क्या हुआ, गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया। यहाँ पे आप क्या लाए दोस्तों, यहाँ पे आपने कीप लाए, है ना, और कीप से क्या है, इस मिश्रण को यहाँ पे ये छान लिया भाई कीप के द्वारा। फिर दोस्तों छानने के बाद क्या होता है, विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। छानने के बाद क्या करो दोस्तों, आप मान लो कि आपने फ्रिज में इस विलयन को रख दिया धीरे धीरे, और जिससे क्या हुआ, ये विलयन दोस्तों ठंडा हो गया, और ठंडे होने पर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, क्रिस्टल तो बन ही जाएंगे, सीधी सी बात है। तो दोस्तों ये क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से प्राप्त हो जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है। इसे ही दोस्तों क्या करते हैं, रवाकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड होती है, जिसका भी दोस्तों आपको एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है। पूछ सकता है कि शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल एल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करा, इस
तो इस विधि को दोस्तों क्या कहते हैं? इस विधि द्वारा अलग किया गया, मतलब कि शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल एल्कोहल में 348 केल्विन के ताप पर गर्म करके अलग किया गया। इस विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों, पूछ सकता है। तो आंसर है दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण मेथड है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर हमको समझ में नहीं आता है। तो रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन दोस्तों आपको आ गया होगा समझ में। तो अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग। दोस्तों अगला पेज है ये दोस्तों, जो कि ये दोस्तों 226 नंबर का पेज है। इसमें दोस्तों है आसवन विधि यानी कि डिस्टिलाइजेशन। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, ये रहा आसवन विधि यानी कि डिस्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको भी देख लेते भाई। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में, जैसे कि दो द्रव है दोस्तों, उनके क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि पृथक करते हैं, आसवन विधि से पृथक करते हैं। अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। यह विधि क्या है दोस्तों, आसवन विधि क्या है, पूछ सकता है कि आसवन विधि या डिस्टिलाइजेशन क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों, यह विधि जो है यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की मेथड है भाई। आसवन विधि द्रवों को अलग करने यानी कि लिक्विड को अलग करने की मेथड है, यह विधि है। और इसका दोस्तों प्रथम भाग बाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग जो है दोस्तों संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहलाता है। तो दोस्तों पूछ सकता है डिस्टिलाइजेशन या आसवन विधि का फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रथम भाग क्या कहलाता है। तो आंसर है दोस्तों बाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। पूछ सकता है भाई कि आसवन विधि का सेकंड पार्ट क्या कहलाता है। तो दोस्तों संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इन्हीं से दोस्तों इन्हीं एक एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो दोस्तों आसवन विधि आपको फिर से बता देता हूँ, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। प्रथम भाग क्या है दोस्तों, बाष्पीकरण वेपोराइजेशन, और सेकंड पार्ट है दोस्तों, दूसरा भाग है संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहलाता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते ऊर्ध्वपातन, जिसको कि हमने दोस्तों ऊपर पढ़ा था कि कपूर का दोस्तों डायरेक्ट ठोस से हवा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आयोडीन का दोस्तों हमने देखा था। अब दोस्तों इसको समझ लेते कि ऊर्ध्वपातन है क्या है, यानी कि सब्लिमेशन मेथड होती क्या है। तो दोस्तों ये है इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को, क्या है दोस्तों, दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपाती यानी कि सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, नेप्थलीन, अमोनिया, क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कोई ऐसी वस्तु है जिसमें कि दोस्तों कपूर चला गया है ना, और आपको उसको अलग करना है ना। कपूर उसमें घुल गया है ना, मतलब कपूर किसी ने उस वस्तु में डाल दिया है। जैसे कि मान लो दोस्तों कोई भी वस्तु होगी तो आपको अलग करना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, ऊर्ध्वपातन मेथड का यूज़ कर लोगे भाई, जिससे क्या होगा, कपूर अलग हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों नेप्थलीन को भी अलग करते हैं, इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड को अलग करते हैं, एंथ्रासीन को अलग करते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन वो पूछ लेता है दोस्तों। क्या करता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। अब दोस्तों आंशिक आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको भी देख लेते। तो इस विधि से क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन विधि क्या है, आंशिक आसवन विधि क्या है। तो ये विधि क्या होती है दोस्तों, इस विधि से बेसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर क्या होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। तो ऐसे दोस्तों द्रवों को, ऐसे लिक्विड को हम अलग करेंगे जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, पेट्रोल हो गया दोस्तों, मिट्टी का तेल हो गया, कोल तार आदि इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है दोस्तों, खनिज तेल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है।
तो आंसर है दोस्तों आंशिक आसवन द्वारा। कच्चे तेल को कैसे करते, तो भाई आंसर है आंशिक आसवन द्वारा। कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल कैसे निकलता है भाई, आंशिक आसवन द्वारा। वैसे पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार को कैसे अलग करते हैं भाई, आंशिक आसवन द्वारा। अगर ऑप्शन में उसने दोस्तों आसवन दे दिया है ना, और उसके बाद ऑप्शन दे दिया आंशिक आसवन, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपको आंसर क्या लगाना है, आंशिक आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। इसको दोस्तों ध्यान में रखना, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है अगर हमने ऑप्शन गलत लगा दिया है ना। तो आंशिक आसवन द्वारा करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते वर्ण लेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कई बार यह आ चुका है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, वर्ण लेखन क्या होता है। तो इस विधि, ये विधि जो है दोस्तों इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण, क्या है दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, ये विधि किस तथ्य पर आधारित, कि किसी भी मिश्रण यानी कोई मिक्सचर है उसके विभिन्न घटकों की अवशोषण, यानी जो भी उसमें दोस्तों घटक है, जो मिश्रण बनता है ना दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से मिश्रण बन जाता है भाई। तो दोस्तों जो भी दो मिश्रण है उसके, जो भी दो उसके घटक हैं, उनकी दोस्तों अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। दोनों की दोस्तों क्या होगी, अवशोषण क्षमता भी भिन्न भिन्न होगी, तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। क्या है दोस्तों, इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। इसी को दोस्तों वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना दोस्तों, वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पूछ सकता है दोस्तों। तो फिर से आपको बता देता हूं पढ़ के कि यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। अब दोस्तों भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं भाई। तो स्टीम डिस्टिलाइजेशन, तो इस विधि से क्या होता है दोस्तों, कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलाइजेशन मेथड द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन दे देगा कार्बनिक, अकार्बनिक, सी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा मिश्रण को शुद्ध करते हैं हम, कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध करते हैं। फिर दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि जो जल में अघुलनशील होता है, कैसा दोस्तों, कार्बनिक मिश्रण जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता। तो मिश्रण भी दोस्तों ऐसा होगा जो जल में अघुलनशील तो होगा ही होगा, लेकिन भाप के साथ क्या होगा दोस्तों, वाष्पशील होना चाहिए। ये दोस्तों कंडीशन है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि दोस्तों एसीटोन, मेथिल एल्कोहल आदि। तो दोस्तों कैसे पदार्थों को आपको अलग करेंगे दोस्तों, पहली चीज तो कंडीशन ये उसने बोल दी थी दोस्तों कि जल में अघुलनशील मतलब घुले नहीं ऐसा पदार्थ हो, वो कार्बनिक ऐसा मिश्रण हो, तथा जो पदार्थ भाप के साथ में क्या हो दोस्तों, वाष्पशील हो। ये दो कंडीशन बोल दी थी। फिर दोस्तों उसने क्या बोला है कि इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो क्वथनांक पर अपघटित होते हैं। तो पदार्थ भी कैसे होना चाहिए दोस्तों, कार्बनिक पदार्थों में जो मिश्रण होंगे दोस्तों वो कैसे होने चाहिए, पदार्थ जो अपने ही क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हों। जैसे कि दोस्तों इसके एग्जाम्पल है दोस्तों एसीटोन और मेथिल एल्कोहल। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो अपने ही क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल में दोस्तों पदार्थ का नाम दे देगा है ना, जैसे कि ए बी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दे दिया आपको एसीटोन। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, एसीटोन ऐसा पदार्थ है जो अपने ही क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है। वैसे ही दोस्तों मेथिल एल्कोहल भी ऐसा पदार्थ है जो अपने ही क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है भाई, है ना। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना कि भाप आसवन क्या विधि है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं भाई। तो इसमें आ रहा है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवणांक। तो गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं
तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता है यानी ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत रहे। तो दोस्तों फिर से आपको द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बता देता हूं कि गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता है ठोस के आखिरी कण तक, जब तक पदार्थ गलता रहता मतलब आखिरी स्टेज तक, तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत रहे। तो दोस्तों द्रवणांक क्या है, डेफिनेशन देके आपसे पूछ सकता है। अब दोस्तों हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। मतलब कोई विशेष दाब होगा उस पर ही वो दोस्तों कोई लिक्विड है दोस्तों वो जमेगा। जैसे कि दोस्तों आपने फ्रिज में पानी रखा तो दोस्तों पानी जब बर्फ़ बनता है तो एक उसका दोस्तों एक नियत टेम्परेचर रहता। वहीं पे दोस्तों आप क्या करते हैं, जूस रख देंगे, आइसक्रीम रखेंगे, तो हर किसी का दोस्तों एक अपना एक टेम्परेचर होगा जमने का, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक हिमांक कहलाता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। दोस्तों ध्यान में रखना है कि पदार्थ का द्रवणांक जो कि हमने दोस्तों अभी देखा था मेल्टिंग पॉइंट, हमने दोस्तों ये आपको बता देता हूँ, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवणांक क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। दोस्तों आपको दोस्तों क्या करेगा वो ABC ऐसे कथन लिख के दे देगा, स्टेटमेंट लिख के दे देगा। तो स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये दे देगा कि सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, इनमें से सत्य क्या है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आ जाते तो भाई द्रवणांक और हिमांक का मान क्या है, सामान्यतः बराबर होता है। तो सामान्यता अगर नहीं देगा तो क्वेश्चन वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर सामान्यता उसने लिख के दे दिया मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं होता लेकिन अधिकांशतः सामान्यता बराबर होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रख, जैसे कि बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ध्यान में रखना है दोस्तों। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं। जब भी दोस्तों अशुद्धि मिला दोगे, जैसे कि आपने क्या करा, पानी में नमक मिला दिया, तो हिमांक और द्रवणांक क्या चेंज हो जाएगा दोस्तों, वाटर का यानी कि पानी का। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं द्रवणांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। जैसे कि मोम हो गया, तांबा हो गया आदि, है ना। जैसे कि दोस्तों मोम को क्या है, आपने मोम को क्या है दोस्तों, आप अगर मोम को आप जलाएंगे ना दोस्तों तो उसका क्या होता है दोस्तों, आयतन बढ़ने लग जाता है मोम का, है ना। क्योंकि मोम गलेगी तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, है ना। तो मोम हो गया, तांबा हो गया दोस्तों, ये उदाहरण है इस चीज़ के कि पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा ना, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। जैसे कि मोम हो गया, तांबा हो गया, इनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। वैसे ही दोस्तों लोहा को भी मान सकते हैं क्योंकि लोहे का भी आयतन भाई गलने पर बढ़ता है ना। तो लोहे का भी भाई द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ेगा, पक्की बात है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाते हैं जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। जैसे कि दोस्तों बर्फ हो गया, ढलवा लोहा हो गया, है ना। तो दोस्तों ढलवा लोहे का आयतन क्या होता है, घट जाता है। तो दोस्तों अगर मैंने आपको ऑप्शन वो ऊपर वाले पॉइंट में लोहे का बता दिया तो आप उसको दोस्तों हटा देना अपने दिमाग से। तो लोहे के साथ तो नहीं होता है पहला पॉइंट, लेकिन सेकंड पॉइंट में दोस्तों होता है कि ढलवा लोहा क्या होता है दोस्तों, द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है। लोहे का जो द्रवणांक है दोस्तों, ढलवे लोहे का द्रवणांक क्या है दोस्तों, दाब बढ़ाने से घट जाता है।
अब है दोस्तों गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, चेंज ऑफ अ वॉल्यूम इन अ फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्या होता है दोस्तों, गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो इसको देखते हैं। तो क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ है दोस्तों, उनमें से जो अधिकांश पदार्थ है दोस्तों वो गलने पर गलते हैं ना दोस्तों, वो आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान में रखना है दोस्तों इस पॉइंट को। फिर है दोस्तों मुद्रक धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। फिर है दोस्तों पॉइंट ये है कि चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मुहर यानी कि स्टंप लगाकर बनाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, चांदी या सोने की मुद्राएं कैसे ढाली जाती है ना, मुहर लगाकर, है ना, गलाकर, ऐसे कई आ सकता है, ऑप्शन दे सकता है। तो दोस्तों मुहर या स्टंप लगाकर हम इनको दोस्तों बनाते हैं, चांदी या सोने की मुद्राएं को, इनको ढाला नहीं जाता है। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं 226 नंबर के पेज पे दोस्तों सेकेंड हाफ को देख लेते हैं। कोई पॉइंट है दोस्तों, मिश्र धातुओं का द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है। जैसे कि दोस्तों दो पदार्थ आपने ले लिया, उनसे बनाकर दोस्तों आपने एक मिश्र धातु बना दी, ये भाई मिश्र धातु बन गई। अब दोस्तों जो इस मिश्र धातु का दोस्तों जो गलनांक होगा ना, वो दोस्तों जो ये दो पदार्थों के जिससे बनकर ये मिश्र धातु बनी उनके गलनांक से कम होगा, क्योंकि अशुद्धियाँ ढाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, अशुद्धि जब डाल देते हैं ना तो पदार्थों का जो गलनांक है दोस्तों वो घट जाता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि हिमकारी मिश्रण यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है। तो किसी ठोस को क्या है दोस्तों, किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। कोई भी दोस्तों ठोस है उसको दोस्तों द्रवणांक, किसी द्रवणांक पर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर गलने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई हीट की आवश्यकता होगी, तभी तो वो पदार्थ गलेगा भाई, है ना। तो उसी को क्या दोस्तों गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, या हीट जो दोस्तों कहाँ से मिलेगी भाई, बाहर से ही मिलेगी। जैसे कि दोस्तों जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी भाई कि नहीं गलेगी, कि नहीं गलेगी भाई, बर्फ तो गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी। भाई पानी मिलाओगे, है ना, बर्फ डाल दिया आपने गिलास में लेकिन पानी नहीं मिलाया तो नहीं गल रही है बर्फ मतलब, है ना। लेकिन आपने पानी मिला दिया तो वही बर्फ क्या होता है दोस्तों, जल्दी से गलने लग जाती है। तो ये गलने के लिए ऊष्मा यानी कि हीट कहाँ से ले रही है दोस्तों ये बर्फ, तो वो जल से, वाटर से ले रही है भाई, है ना। फिर दोस्तों आगे बढ़ते कि जल का तापमान क्या है दोस्तों, जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। पूछ सकता है कि हिमकारी मिश्रण यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर कैसे बनता है। तो दोस्तों हिमकारी मिश्रण है जो दोस्तों इसी सिद्धांत पर आधारित है। कि सिद्धांत क्या है दोस्तों कि जो तापमान है घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा, इसी सिद्धांत पर आधारित। उदाहरण के लिए दोस्तों एग्जाम्पल दे लेते कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं, मेनली क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं दोस्तों। कि उदाहरण के लिए घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है।
इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाता है। भाई आपको आइसक्रीम बनानी है, तो भाई जब आप आइसक्रीम बनाना होगा ना दोस्तों आपको, तो आइसक्रीम कब आपको सही मतलब आइसक्रीम प्राप्त होगी? जब आप क्या करोगे भाई, उसमें नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाओगे ना दोस्तों, तब आपको आइसक्रीम प्राप्त होगी। क्योंकि क्या होगा दोस्तों कि -22 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है, जिससे हमको आइसक्रीम मिल जाती है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, यानी बाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन क्या होता है दोस्तों? तो द्रव से बाष्प में परिणित होने की क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होती है। पहली है बाष्पन यानी कि एवोपोरेशन, और सेकेंड है दोस्तों क्वथन यानी कि बॉइलिंग। पूछ सकता है बाष्पीकरण क्या है, 3 नंबर में क्वेश्चन दे देगा। तो द्रव से बाष्प में परिणित है ना, तो द्रव से बाष्प में परिणित, जैसे कि दोस्तों पानी को आपने ले लिया, 1 लीटर पानी को उसको गर्म कर दिया, तो ये 1 लीटर पानी को दोस्तों आप जब गर्म करेंगे तो ये कम कम होता जाएगा, आधा लीटर में परिवर्तित। तो दोस्तों जो आधा लीटर है पानी जो बाष्प के रूप में उड़ जाएगा, है ना। तो यही दो क्या होता है दोस्तों, 2 प्रकार से होती है, यानी बाष्प बनने की प्रक्रिया 2 प्रकार से। पहला क्या है दोस्तों, इसी में दोस्तों बाष्पन यानी कि एवापोरेशन, और सेकेंड है क्या है दोस्तों, क्वथन यानी कि बॉइलिंग है। क्वथन से कम तापमान पर द्रव के बाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के बाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? बाष्पन कहते हैं। बाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्या है दोस्तों? बाष्पन की क्रिया किन बातों पर निर्भर करती है, इसको भी देख लेते हैं भाई। तो पहला पॉइंट यह है कि क्वथनांक का कम होना। बाष्पन यानी कि वेपोराइजेशन जो प्रक्रिया हो रही दोस्तों, इसके पॉइंट है कि भाई ये मतलब पॉइंट्स होंगे ना तभी वेपोराइजेशन की प्रक्रिया होगी बाष्पन की। तो पहला पॉइंट है कि क्वथनांक का कम होना, यानी कि क्वथनांक जितना कम होगा बाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। सेकंड पॉइंट है दोस्तों द्रव का ताप, कि द्रव का ताप अधिक होने से बाष्पन अधिक होगा भाई। जैसे कि पानी को 1 लीटर पानी को गैस पे रखा है ना, तो अगर गैस को आप बढ़ा दोगे दोस्तों, है ना, गैस को बढ़ा दिया ना दोस्तों, तो क्या होगा, पानी जल्दी गर्म होने लग जाएगा, यानी कि बाष्प तेजी से बनने लगे। फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, कि दोस्तों द्रव का जो खुला पृष्ठ है, जिस बर्तन में आपने दोस्तों पानी को रखा, उस बर्तन अगर जितना दोस्तों वो बड़ा बर्तन होगा तो पानी जल्दी से बाष्प में परिवर्तित होगा। तो बस यही है दोस्तों कि क्षेत्रफल अधिक होने पर बाष्पन तेजी से होगा। फिर है दोस्तों 4th नंबर का पॉइंट है। 4th नंबर का पॉइंट देख लेते हैं कि द्रव के पृष्ठ पर, अब इसमें भी दोस्तों ABC दिया गया है, तो क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं हम। कि द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर बाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर क्या है दोस्तों, वायु को आप बदलेंगे तो बाष्पन तेज होगा। फिर बी पॉइंट है दोस्तों, द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा बाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। फिर सी पॉइंट है दोस्तों, द्रव के पृष्ठ पर बाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा बाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। अब है दोस्तों क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं भाई। तो दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से बाष्प की अवस्था में परिणित हो जाए, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। फिर से आपको बता देता हूँ कि दाब के किसी दिए हुए नियत मान पर, दाब का जैसे कि दोस्तों कोई नियत मान दे दिया है, मान लेते दोस्तों, हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 70 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो भी मानना है दोस्तों, वो दाब दे दिया आपको, है ना। तो 70 पे क्या हो दोस्तों, नियत मान क्या है, 70 मान लिया। फिर दोस्तों नियत ताप, फिर भाई क्या नियत ताप हमने मान लिया भाई 100 डिग्री सेल्सियस हमने नियत ताप मान लिया भाई, है ना। पर कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से बाष्प की अवस्था में परिणित हो जाए दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं, तो वह नियत ताप,
द्रव का क्वथनांक कहलाता है। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्वथनांक क्या होता है। भाई नियत ताप, नियत दाब तथा नियत ताप पर कोई द्रव जब उबल कर द्रव अवस्था से बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस नियत ताप को, और नियत ताप को क्या बोल दोगे आप दोस्तों? क्वथनांक बोल दोगे। जैसे कि दोस्तों पानी को आपने गर्म किया और पानी किसी निश्चित ताप और निश्चित दाब पर क्या हो गया भाई? बाष्प में बदल गया, तो इसी को क्या बोल देंगे हम दोस्तों? क्वथनांक कह देंगे। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन दे सकता है कि किसी द्रव का दाब हमने बढ़ा दिया तो क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा? क्वथनांक घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी आपने अगर द्रव का दाब क्या है बढ़ा दिया ना तो क्वथनांक क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। और जब आप दोस्तों द्रव का दाब कम कर देंगे तो क्वथनांक घट जाता है। बस इसका आपको ध्यान में रखना। अब दोस्तों हम पढ़ते परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या होता है दोस्तों? इसको भी दोस्तों देख लेते हैं। सेकंड नंबर की हेडिंग है परमाणु संरचना। तो एटम यानी कि परमाणु, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु विद्युता उदासीन होता है। ध्यान में रखना है दोस्तों, क्वेश्चन दे सकता है कि परमाणु कैसा होता है, तो आंसर है दोस्तों परमाणु उदासीन होता है, विद्युता, है ना। और पूछ सकता है कि परमाणु क्या है, तो किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु यानी कि एटम कहलाता है। अब दोस्तों अणु यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। क्या है दोस्तों? किसी भी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। और परमाणु क्या हो रहा था दोस्तों? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, लेकिन अणु क्या है दोस्तों? ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। दोनों में दोस्तों डिफरेंस पूछ सकता है कि इनमें से परमाणु क्या होगा, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता या जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं या दोनों गलत, ऐसे ऑप्शन दे सकता। तो परमाणु क्या है दोस्तों? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, और अणु जो है यानी कि मॉलिक्यूल ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अब दोस्तों परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट को देख लेते कि भाई ये क्या है। तो दोस्तों एटॉमिक वेट जो है किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। तो दोस्तों क्वेश्चन दे सकता कि परमाणु भार क्या है यानी कि एटॉमिक वेट क्या है। तो जो भी दोस्तों 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी, हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? परमाणु भार कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दोस्तों जो यह प्रदर्शित करता है, परमाणु भार दोस्तों क्या प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अब दोस्तों अणु भार यानी कि मॉलिक्यूल वेट क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, है ना। ऊपर भी क्योंकि हमने परमाणु भार देखा था और नीचे भी दोस्तों हम अणु भार देख रहे हैं, तो दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है आपको बता देता हूँ कि अणु भार में क्या हो रहा कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी। और परमाणु भार में क्या हो रहा था दोस्तों कि कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के द्रव्यमान से कितना, है ना, कितना गुना भारी। वहाँ पे दोस्तों हम द्रव्यमान देख रहे थे और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम
कि भारी यानी कि भार को देख रहे हैं हम। अणु में क्या दोस्तों देख रहे हैं, अणु भार में हम भार को देख रहे हैं, और परमाणु भार में हम दोस्तों द्रव्यमान को देख रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अणु भार में हम भार को देख रहे हैं कार्बन 12 के और परमाणु भार में क्या देख रहे हैं हम दोस्तों, द्रव्यमान से कितना गुना, मतलब कितना गुना ज़्यादा, ये चीज़ देख रहे थे परमाणु भार में। और अणु भार में हम भार को देखेंगे कि कितना भारी है। तो दोस्तों दोनों डिफरेंसेस को आप में ध्यान में रखना, क्योंकि इन डिफरेंसेस से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं। मोल धारणा यानी कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको देखते हैं भाई। तो एक मोल क्या है दोस्तों, किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। तो दोस्तों फिर से आपको डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए कि एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। अब दोस्तों मोल इकाई का मान क्या होता है, तो मोल का मान 6.022 इंटू 10⁻23 है। मोल का मान क्या है दोस्तों, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ध्यान में रखना दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूं कि मोल का मान क्या होता है, पूछ देता है। तो आंसर है दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻20 क्या होता है, 23 क्या होता है दोस्तों, मोल का मान होता है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हैं। कार्बन के दोस्तों 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। तो दोस्तों पूछ सकता है कि एवोगैड्रो संख्या किसको कहते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है ये दोस्तों, एवोगैड्रो संख्या है। और यही संख्या क्या है दोस्तों, एक मोल में उपस्थित संख्या। एक मोल का मान क्या है दोस्तों, यही है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु क्या है दोस्तों, एक मोल का मान है। 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक क्या है। सन 1967 में मोल को इकाई रूप में स्वीकार किया गया था। पूछ सकता है कि मोल को इकाई रूप में कब स्वीकार किया गया, तो सन 1967 में स्वीकार किया गया था। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं। 226 नंबर का पेज हमने दोस्तों पढ़ लिया था। अब हम 227 नंबर के पेज पे बढ़ते हैं आगे। तो आपको मैं जल्दी से करा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। अब दोस्तों इसी में पढ़ते हैं कि प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण क्या क्या है, उनको देख लेते हैं भाई। तो मूल कण प्रतीक आवेश द्रव्यमान ग्राम द्रव्यमान एमयू में, है ना। और खोज करता क्या क्या, तो इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों आवेश कितना रहता है, -E0-1 आवेश रहता है। फिर द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है दोस्तों, 9.1095 इंटू 10⁻28 द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन पर। द्रव्यमान मतलब रहता है, ग्राम में रहता है। फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान क्या होता है कि 0.005486 ये द्रव्यमान होता है। फिर दोस्तों खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन खोज करता है इलेक्ट्रॉन के।
प्रोटॉन पे देखते हैं दोस्तों, प्रतीक क्या है कि 1p1 + 1 प्रतीक आवेश होता है प्रोटॉन पर। फिर दोस्तों द्रव्यमान क्या है प्रोटॉन का, तो 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम क्या होता है दोस्तों प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है। फिर है दोस्तों भाई, फिर हम देखते हैं कि द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन पे, तो 1.00733 है दोस्तों। और खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरी किसने करी दोस्तों, तो गोल्डस्टीन ने दोस्तों खोज करी है। अब है दोस्तों न्यूट्रॉन पे कितना प्रतीक आवेश होता है, तो 0n10 यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे -1 का आवेश, प्रोटॉन पे +1 का आवेश, और दोस्तों न्यूट्रॉन पे 0 आवेश। यानी कि दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा भाई ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे कैसा भाई धनावेश होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या है दोस्तों 0 यानी कि उदासीन यानी कि न्यूट्रल आवेश होता है। फिर दोस्तों न्यूट्रॉन का आपको द्रव्यमान बता देता हूँ ग्राम में कि 1.6749 × 10⁻⁻24 ग्राम क्या होता है दोस्तों न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ग्राम में। अब दोस्तों द्रव्यमान AMU में क्या होता है भाई न्यूट्रॉन पे, तो 1.008724 जो होता है दोस्तों द्रव्यमान हो। और खोजकर्ता कौन थे भाई, डिस्कवरी किसने करी थी न्यूट्रॉन की, तो इसकी डिस्कवरी दोस्तों चैडविक ने करी थी। और भाई कब करी थी, 1932 में करी थी डिस्कवरी। अब दोस्तों मैं आपको डिस्कवरी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ, है ना, तो उससे क्या होगा आपको दोस्तों चीज़ें याद हो जाएंगी जल्दी से, क्योंकि कई बार पूछ लेता है दोस्तों डिस्कवरी से संबंधित, है ना। तो हमको क्या है दोस्तों ये याद रखना है ना, मेनली चीज़ ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी। तो हम इसको दोस्तों कैसे याद रखेंगे कि पेन लिखे देंगे आप, पेन, है ना, पेन लिखेंगे दोस्तों आप, क्या लिखेंगे भाई, पेन। थोड़ा सा बता देता, फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही थी। ये जैसे कि पी लिखा, फिर क्या लिखा भाई, फिर ये हमने ई लिखा, क्या है दोस्तों ये ई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है एन, और उसके सामने आपको क्या करना है दोस्तों जी, टी और सी लिखना है। यानी कि दोस्तों पी से क्या बन गया जी, यानी कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था भाई, गोल्डस्टीन ने। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया, यानी कि पेन GTC, बस पेन आपके पास है, उस पेन की कंपनी का नाम क्या है दोस्तों GTC है, बस इतना आपको ध्यान। वैसे ही दोस्तों ई के सामने क्या आ रहा है भाई, टी आ रहा है, ई के सामने क्या टी आ रहा है, यानी कि थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी भाई, जे थॉमसन ने, पेन GTC का। वैसे ही दोस्तों न्यू एन के सामने क्या आ रहा है, यानी कि सी आ रहा है भाई। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज करी है चैडविक ने भाई, कब करी, 1932 में। तो पेन का है दोस्तों GTC कंपनी का पेन है भाई, बहुत अच्छा चलता है। तो प्रोटॉन की खोज दोस्तों जी से क्या हो गया, गोल्डस्टीन ने करी। कई जगह दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को बदल देता है कि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन प्रोटॉन गोल्डस्टीन, या दोस्तों रदरफोर्ड भी बोल देता है कई जगह प्रोटॉन के बारे में। तो आप दोस्तों ध्यान में रख लेना कि प्रोटॉन का अगर गोल्डस्टीन नहीं आएगा तो रदरफोर्ड लगा देना आप, है ना। वैसे ही दोस्तों ई के सामने क्या आ रहा है, टी आ रहा है, यानी कि जे थॉमसन, और एन के सामने क्या आ रहा है भाई, सी आ रहा है भाई। तो यानी कि सी से क्या बन गया दोस्तों, चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो दोस्तों आपको बस ये पेन GTC से आपको ध्यान में रख लेना है। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि नोट क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलीकन ने किया। और कैसे किया दोस्तों, तो तेल और बूंद के प्रयोग विधि से मिलीकन ने आवेश का निर्धारण किया था। दोस्तों ध्यान में रखना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण सफलतापूर्वक किसने किया, तो मिलीकन ने किया।
अबे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने करी है दोस्तों? डी ब्रोगली ने करी है। क्वेश्चन दे सकता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने करी है, तो आंसर है दोस्तों डी ब्रोगली ने करी है। वैसे ही दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी, तो एंडरसन ने करी। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी है, तो एंडरसन ने करी। तो आप इसको दोस्तों कैसे ध्यान में रखें, तो दोस्तों आप ऐसे याद रख लेंगे कि एंडरसन क्या है दोस्तों, बहुत पॉजिटिव लड़का है। एंडरसन जिसका नाम है ना दोस्तों वो बहुत पॉजिटिव है। या फिर आप ऐसे याद रख लें कि पॉजिटिव है एंडरसन, यानी कि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने करी है। वैसे ही दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने करी, तो इसको भी भाई हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हम इसको भी दोस्तों ध्यान में रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव, यानी कि इलेक्ट्रॉन ईला और कैसे याद रखेंगे कि ईला और ब्रोगली की क्या है दोस्तों, तरंग मिलती है। ईला नाम की एक लड़की है, ईला से क्या याद रख लेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, और ब्रोगली नाम का एक लड़का है। दोनों की क्या होती है दोस्तों, तरंग मिलती है, यानी कि दोनों की तरंग प्रकृति जो है दोस्तों सेम है। बोलते हैं ना कि मतलब कि वेव मिल रही है, यानी कि दोनों में प्रेम है, प्यार है भैया। यानी कि दोस्तों ईला और जो ब्रोगली है दोस्तों, इनकी तरंग प्रकृति क्या है, सेम है। इन दोनों को तो भाई इन दोनों की तो शादी करा दो, ईला और ब्रोगली की। तो बस यहीं से ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की खोज किसने करी है दोस्तों, डी ब्रोगली ने करी है। अब है दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र, क्या नाम है इनका दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, सत्येंद्र। मैं दोस्तों थोड़ा सा काट देता हूँ ये जो, ताकि आपको दोस्तों सही साट दिख जाए। सत्येंद्र का नाम, हाँ ये रहा, कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु, क्या नाम है इनका दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम रखा गया। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो आंसर है दोस्तों सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पे, सॉरी दोस्तों सत्येंद्र नाथ बसु जी के नाम पर विशिष्ट मूलकण बोसोन का नाम रखा गया। ध्यान में रखना दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर विशिष्ट मूलकण बोसोन का नाम रखा गया। फिर है दोस्तों लगभग, पॉइंट क्या है, लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने 1930 में की थी। क्या है दोस्तों, पॉइंट है कि लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण है कोई दोस्तों, लगभग द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कोई कण है जो कि दोस्तों न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के साथ होता है दोस्तों, द्रव्यमान भी नहीं होता न्यूट्रॉनों में और आवेश भी नहीं होता भाई न्यूट्रॉनों में। तो न्यूट्रॉनों की खोज किसने करी भाई, ऐसा कण जो है जिसमें कि द्रव्यमान भी नहीं है, आवेश भी नहीं है, भाई ऐसा कण किस इंसान ने खोजा। हमारे दिमाग में क्या होता है दोस्तों, रोचकता हो जाती है। तो भाई ऐसा कण किसने खोजा, तो ऐसा कण है पॉली ने खोजा था, पॉली ने। ध्यान में रखना दोस्तों, यह आपको इसलिए बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। जैसे कि हमने दोस्तों पॉजिट्रॉन को पढ़ा है ना, कि एंडरसन कैसा पॉजिटिव है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वैसे ही दोस्तों न्यूट्रॉनों का भी पूछ चुका है कई। तो न्यूट्रॉनों की दोस्तों खोज डिस्कवरी किसने करी, तो पॉली ने करी थी, पॉली ने करी थी। तो दोस्तों कहीं पर आप घूमने गए और पॉली नाम का जो लड़का है दोस्तों आपका दोस्त है, तो आपने कहा यार पॉली आज तो तू पार्टी दे दे यार। तो पॉली ने कहा अरे भाई देख ले मेरी जेब, मैं तो भाई पूरा न्यूट्रल हूँ, मतलब न्यूट्रल हूँ यानी कि न्यूट्रल हूँ यानी कि जेब में मेरे कुछ भी नहीं है। तो न्यूट्रल से आप क्या बना लेंगे दोस्तों कि न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो कैसा होता है दोस्तों तत्व, ये भी न्यूट्रल ही होता है, द्रव्यमानहीन होता है, यानी कि इस पर कोई भी द्रव्यमान नहीं होता, और आवेशहीन ही होता है न्यूट्रॉनो, यानी कि न्यूट्रल ही होता है। तो न्यूट्रॉनो की खोज किसने करी भाई, पॉली ने करी थी। और कब की थी, 1930 में की थी। और इसमें प्रचक्रण होता है, न्यूट्रॉनों में क्या होता है दोस्तों, प्रचक्रण होता है। अब है दोस्तों इसी में आगे बढ़ते कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो दोस्तों इसमें पढ़ते कि रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थियों हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन
कौन है दोस्तों? विद्यार्थी हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने कैसे परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? तो दोस्तों इन्होंने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कण की बौछार करी। बोले यार चल यार आज तो जरा कुछ मजे करते, बोले कुछ तूफानी करते हैं। तो उनने तूफानी में क्या किया दोस्तों? सोने की पत्ती लिया है वो खरीद के, बोले चल इस पे अल्फा कण अपन छोड़ेंगे। तो दोस्तों यही उन्होंने करा था हेंस गीगर और अर्नेस्ट, और इससे उन्होंने क्या करा दोस्तों? रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल वो प्रस्तुत कर दिया था दोस्तों। तो इस मॉडल के अनुसार क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं हम। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, और इस मॉडल के अनुसार क्या क्या होता है दोस्तों। तो पहला पॉइंट कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। उन्होंने दोस्तों जब ये अल्फा कण की बौछारें करी तूफानी करने में, मतलब कि बोले आज तो कुछ तूफानी करते हैं, तो उन्होंने सोने की पत्ती ली और बौछार कर दी अल्फा कण की। तो उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला? तो उन्होंने पाया कि भाई परमाणु जो है ना दोस्तों वो धनावेश है, तथा परमाणु क्या होता है भाई? उन्होंने पाया कि ये धनावेश है तथा अधिकांश द्रव्यमान, जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। उन्होंने ये पाया भाई। और परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, है ना। तो परमाणु के अति अल्प भाग को क्या कहा? रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। अब नोट है यहाँ पे दोस्तों कि रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम यानी कि नगण्य ही होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की जो त्रिज्या यानी कि रेडियस जो होती है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि परमाणु की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। और कई बार क्वेश्चन आ चुका है नाभिक कि जो दोस्तों त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻15 मीटर होती है। अब है दोस्तों इसी मॉडल पे सेकंड पॉइंट क्या है? तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोस्तों वो वृत्ताकार पथों, जिन्हें की कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहते हैं, में तेजी से घूमते हैं। फिर है दोस्तों थर्ड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक किस आकर्षण बल के कारण बंधे रहते हैं? तो आंसर है दोस्तों स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे रहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन और नाभिक। अब है दोस्तों रदरफोर्ड मॉडल के दोष क्या क्या है? अभी तो हमने देख लिया भाई क्या क्या हुआ था, रदरफोर्ड मॉडल से क्या निष्कर्ष निकला था कि सत्यापित क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों कई बार ये 6 नंबर या 11 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, और 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। और अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हर लाइन में ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन रहा है। तो दोस्तों जितना भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो कि ऑब्जेक्टिव हमको क्या दे सकता है, तो ताकि आप उसी टाइम उसको पढ़ भी लो और रिवाइज भी कर लो। यही एक अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद करना, कि आप एक साथ उसको दोस्तों उसी टाइम पे पढ़ लो और उसी टाइम पे रिवाइज कर लो, मतलब 2 या 3 बार उसी टाइम पे पढ़ लो भाई। तो उसी टाइम पे क्या होगा, आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ बैठ जाएंगी। मतलब अगर आप 100% पढ़ रहे हैं तो उसमें से दोस्तों आपके दिमाग में कम से कम 60 से 70% आपको याद हो जाएगा, अगर आप उसको 2 या 3 बार पढ़ के बिल्कुल याद कर रहे हैं। अब दोस्तों रदरफोर्ड मॉडल का दोष क्या है उसको देख लेते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। ध्यान में रखना दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या करता है क्या, ये सत्य है कि असत्य है? तो आंसर है दोस्तों यह सत्य है कि रदरफोर्ड मॉडल जो है दोस्तों किसी परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है कि कैसे परमाणु ने स्थायित्व पाया। फिर है दोस्तों सेकंड पॉइंट कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता।
अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। अब दोस्तों परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको देख लेते हैं भाई। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कोई तत्व है दोस्तों, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती? परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे कि दोस्तों ये नाभिक है और इसमें प्रोटॉनों की संख्या, अब मैं दोस्तों ये जैसे प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, यही क्या कहलाएगी, ये दोस्तों ये जैसे कि ये नाभिक है और इसमें प्रोटॉन उपस्थित है, जितने भी प्रोटॉन उपस्थित है यही प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है भाई? परमाणु क्रमांक कहलाती है। वैसे ही दोस्तों मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब जैसे कि दोस्तों ये दोस्तों क्या है, कोई परमाणु है। अब इसमें दोस्तों प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन में, तो इनका जो योग होगा, मतलब उस परमाणु के नाभिक में जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि दोस्तों मान लें कि प्रोटॉन यहाँ पे 10 है और न्यूट्रॉन 11 है इस परमाणु में, तो दोस्तों उसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कितना निकल जाएगा? तो मास नंबर 10 + 11 कितना हो गया दोस्तों? 21 हो गया। तो नाभिक में उपस्थित जो भी 10 प्रोटॉन थे और 11 न्यूट्रॉन थे, तो उनका हमने योग करा तो हमको क्या प्राप्त हो गया भाई? द्रव्यमान संख्या, जो कि 21 निकली। तो बस इस चीज़ को आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख लें, आपको द्रव्यमान संख्या पता पड़ जाएगी। वैसे दोस्तों परमाणु क्रमांक हमने क्या देखा था कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित थे भाई? 10 प्रोटॉन उपस्थित है। तो ये क्या है दोस्तों? परमाणु क्रमांक कहलाता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस क्या है दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता वह द्रव्यमान संख्या कहलाता। तो दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख लेना तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी भाई। चीज़ क्या है दोस्तों, हमको क्या है, कैसे याद होगा कि हमको समझ लेंगे फिर हम उसको याद करेंगे, है ना, तो जल्दी याद हो जाता है। वरना कि आप अगर बिना समझे याद करेंगे तो 1-2 दिन आप रट सकते, फिर आप भूल जाएंगे। लेकिन हम समझ के जब चीज़ों को याद करेंगे ना तो दोस्तों वो लंबे समय तक हमको याद रहेगी। अब दोस्तों देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों क्वांटम संख्या यानी कि क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉनों की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये क्वांटम संख्या इस प्रकार है। पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे कि हम n से डिनोट कर देते हैं दोस्तों, n से डिनोट करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो n क्या है दोस्तों? यह एक धनात्मक पूर्णांक होती। तो मुख्य क्वांटम संख्या के दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है पहला पॉइंट? ये क्या है दोस्तों? एक धनात्मक पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि धनात्मक पूर्णांक होती है मुख्य क्वांटम संख्या। फिर है दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या का सेकंड पॉइंट कि इसका मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है कि n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि n का मान अगर 10 था और अगर 20 हो गया n का मान, तो क्या होगा भाई? मुख्य क्वांटम संख्या जो थी दोस्तों वो 10 थी, फिर दोस्तों 20 हो गई, तो क्या होगा दोस्तों? कक्ष की संख्या भी बढ़ जाएगी। फिर है दोस्तों इसे n द्वारा दिया जाता है, इसे n से हम बताते हैं। फिर यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करती है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है दोस्तों ध्यान में रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को बता रही। अर्थात कहीं पे अगर मुख्य क्वांटम संख्या लिखी यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है तो ये क्या बता रहा है भाई? ये इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को बता रहा है भाई। n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। n के बढ़ने से क्या होगा दोस्तों? कक्ष की ऊर्जा भी बढ़ती है भाई। n बढ़ा यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ गई अगर, तो कक्ष की ऊर्जा भी भाई बढ़ेगी।
अब दोस्तों इसी में हम सेकेंड हाफ देख लेते हैं 227 नंबर की पेज पे। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों द्विगंशी क्वांटम संख्या, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको भी भाई देख लेते। तो हम इसको दोस्तों एल से हम इसको प्रदर्शित करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या को, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। तो दोस्तों द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन कक्षक यानी कि ऑर्बिटल की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको प्रकट करती है? तो यह दोस्तों इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रदर्शित करती है। दोस्तों क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, तो ये आंसर है दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रदर्शित करती है। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रदर्शित करती है। फिर है दोस्तों एल का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। क्वेश्चन दे के पूछ सकता है दोस्तों कि एल का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3। तो आंसर है दोस्तों द्विगंशी क्वांटम संख्या या फिर एल का न्यूनतम मान जो है दोस्तों 0 हो सकता है। वैसे ही दोस्तों अधिकतम मान कितना होता है दोस्तों, तो अधिकतम मान आपको याद रखना n-1 जो होता है दोस्तों द्विगंशी क्वांटम संख्या का अधिकतम मान होता है। अब है दोस्तों थर्ड नंबर पे देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको भी भाई देख लेते हैं। तो हम इसको दोस्तों m से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या दोस्तों यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, क्वेश्चन देके पूछ सकता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है दोस्तों उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और स्मॉल m क्या है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना कि हम इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, सिंबल क्या है, स्मॉल m इसका सिंबल। तो स्मॉल m का मान स्मॉल l के मान पर निर्भर करता है। तो स्मॉल m का मान किस पर निर्भर करता है दोस्तों, स्मॉल l के मान पर निर्भर करता है। किसी स्मॉल l के लिए m का मान +1 से लेकर -1 तक होते हैं शून्य सहित, मतलब शून्य भी आएगा दोस्तों। किसी भी m का स्मॉल m का मान यानी कि चुंबकीय क्वांटम का जो दोस्तों मान होता है वो +l लिखा है यहाँ पर, तो +l से -l तक होते हैं यानी कि शून्य सहित, या दोस्तों +1 या -1 जो भी लिखा है दोस्तों। मैं आपको 1 मिनट दोस्तों देख के बता देता हूँ कि ये लिखा क्या है, क्योंकि कंफ्यूज रहने से मतलब नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक बार पढ़ना है तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों इसी चीज़ को कि +l है दोस्तों, वो +l और -l है। तो दोस्तों +l कोई भी किसी भी l के लिए m का मान यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान +l से लेकर -l तक होता है, और शून्य भी दोस्तों इसमें आ जाएगा। अब है दोस्तों फोर्थ नंबर की है चक्रण क्वांटम संख्या। इसको भी दोस्तों हम m से प्रदर्शित कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, इसको हम m नहीं है इसमें दोस्तों, मैं फिर से आपको देख के बता देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज नहीं होए दोस्तों, कि चक्रण क्वांटम संख्या को दोस्तों हम ms से, स्मॉल ms। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, ये ms लिखा है, स्मॉल ms। जैसे कि दोस्तों ये m हो गया यानी कि ये स्मॉल m, सॉरी दोस्तों ये मैं बता देता हूँ, ये स्मॉल m है ना दोस्तों, ये है ना, और यहाँ पे दोस्तों नीचे s लिखा। तो स्मॉल ms से प्रदर्शित करते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या को, स्पिन क्वांटम नंबर को। 1925 में जॉर्ज ऊ हेलेनबेक और सैमुअल गॉउट स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +½ और -½ होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट है कि क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण श्रोडिंजर
किसने दोस्तों? क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर है दोस्तों श्रोडिंगर ने प्रतिपादित किया। और इसके लिए इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर है दोस्तों 1933 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब है दोस्तों पाउली का अपवर्जन नियम यानी पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कब दिया गया था दोस्तों? ये 1925 में दिया गया था। तो इसके अनुसार दोस्तों क्या होता है? पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं हम। तो इसके अनुसार दोस्तों एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉन n और l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। क्या है दोस्तों? फिर से बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों पाउली अपवर्जन के नियम के अनुसार कि एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, जैसे कि दोस्तों ये कोई परमाणु के इसमें दोस्तों हम ऐसे भरते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों का जो दोस्तों दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है ना। जैसे कि दोस्तों अगर एक ऐसे चक्रण कर रहा है, अर्थात एक अगर इस तरफ चक्रण कर रहा है तो दूसरा क्या है दोस्तों इस तरफ चक्रण करेगा, है ना, कि क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि दो इलेक्ट्रॉन n l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। अर्थात दोस्तों अगर n का और l का मान एक हो तो दोनों का चक्रण क्या होगा दोस्तों? विपरीत होगा, है ना। या फिर l और m का अगर मान एक ही है तो चक्रण क्या होगा दोस्तों? विपरीत होगा। अर्थात जैसे कि n और l 10-10 है दोस्तों, तो चक्रण क्या होगा दोस्तों? n नॉर्थ में घूमेगा और l जो है दोस्तों वो साउथ में घूमेगा, यानी कि चक्रण क्या होगा दोस्तों? विपरीत होगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। यही क्या है दोस्तों? पाउली का अपवर्जन का नियम है। तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। और सेकंड पॉइंट है यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। अब है दोस्तों हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो इसके अनुसार दोस्तों इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक यानी कि प्राप्त यानी कि अवेलेबल अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हुंड का नियम क्या बोलता है दोस्तों? फिर से बता देता हूँ कि हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त हो। कि हुंड के नियम के अनुसार क्या हो गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होगा जब तक कि रिक्त कक्षक क्या है दोस्तों? प्राप्त हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये रिक्त कक्षक है, अगर रिक्त कक्षक है दोस्तों यानी कि खाली कक्ष है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दोस्तों? ये युग्मित नहीं होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे नहीं। अगर खाली कक्ष है, पहले तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन खाली कक्ष में जाएंगे, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे यानी कि युग्मित हो जाएंगे। इसे ही क्या दोस्तों इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं जब तक कि खाली कक्ष हैं। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम यानी कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। अब दोस्तों हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो दोस्तों इसके अनुसार क्या होता है? तो इसके अनुसार ये होता है दोस्तों कि किसी कण की स्थिति यानी कि पोजीशन और वेग यानी कि वेलोसिटी एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। कि दोस्तों आप अगर चाहें कि एक साथ कि कोई कण है उसका हम वेग भी निकाल लें यानी कि वेलोसिटी भी निकाल लें, है ना, और उसकी स्थिति भी निकाल लें,
तो यह असंभव है कि आप उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ यथार्थ मतलब कि एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। लगभग में तो आप निकाल सकते कि अराउंड यहाँ होगा, लेकिन एग्जैक्ट स्थिति और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते। यही क्या होता है भाई, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। अब दोस्तों अपवाऊ का सिद्धांत हम देख लेते। अपवाऊ प्रिंसिपल क्या है भाई, इसको भी देख लेते। तो इस नियम के द्वारा अपवाऊ सिद्धांत के अनुसार दोस्तों क्या होता है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है। तो दोस्तों क्रम क्या है इसको देख ले कि 1s को लिखेंगे, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d और 6p और 7s। तो दोस्तों आप ये याद रख लेना, तो आपको अपवाऊ का नियम यानी अपवाऊ प्रिंसिपल याद हो जाएगा कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऊर्जा का सही क्रम होता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s होता है भाई। अब दोस्तों समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स को देख लेते कि आइसोटॉप्स होते क्या है समस्थानिक। तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न। क्या है दोस्तों, समान परमाणु क्रमांक तो भाई समान है, लेकिन क्या है दोस्तों इसमें भिन्न यानी कि डिफरेंस है दोस्तों। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समान परमाणु क्रमांक तो है लेकिन परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान। क्या है दोस्तों, समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ध्यान में रखना कि समस्थानिक अगर आपको बताएगा इसका अर्थ क्या है भाई, प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि क्या हो रहा था भाई, परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है 200 समान है, और हम 200 परमाणु क्रमांक कैसे निकालते, प्रोटॉनों की संख्या से निकालते, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी 200 समान होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या तो हम दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या से तो परमाणु क्रमांक निकालते ही नहीं, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी भाई, भिन्न भिन्न होगी। समस्थानिक उन्हीं को कहते हैं भाई, जिनमें कि परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि 1s1, 1s2 तथा 1s3 क्या है दोस्तों, ये समस्थानिक है। इनमें क्या है दोस्तों 1 क्या है दोस्तों, ये परमाणु क्रमांक है जो कि तीनों में दोस्तों सेम है। और दोस्तों जो परमाणु द्रव्यमान था जो कि न्यूट्रॉन है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों अलग अलग है, 3, किसी में 1, किसी में 2 ऐसे थे। तो फिर है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब आप करोगे दोस्तों तो सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते लेकिन इनके भौतिक गुण क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न होते हैं। अब कुछ समस्थानिक एवं उनका उपयोग देख लेते हैं दोस्तों। अब इसका उपयोग हम देखते हैं कि क्या है कि यूरेनियम 235 क्या है दोस्तों, यूरेनियम 235 एक समस्थानिक है। उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए हम U235 का यूज करते हैं। फिर है दोस्तों सोडियम 24 यानी कि Na24 का यूज हम किस लिए करते हैं, तो रक्त के थक्के का पता लगाने में हम सोडियम 24 का यूज करते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान में रखना। फिर है दोस्तों कोबाल्ट 60 का यूज हम किस लिए करते हैं, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में हम कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। फिर है दोस्तों आर्सेनिक 74 यानी कि AS74 का यूज हम किस लिए करते हैं, तो ट्यूमर का पता लगाने में हम आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं। फिर है दोस्तों आयोडीन यानी कि आयोडीन 131 यानी कि I-131 का यूज हम किस लिए करते हैं, तो थायराइड ग्रंथि में हम इसका यूज करते हैं। फिर 6 है दोस्तों फास्फोरस 32 यानी कि P32 का यूज हम किस लिए करते हैं, तो ल्यूकीमिया के उपचार में हम दोस्तों P32 का यूज करते हैं। ल्यूकीमिया के उपचार में हम किसका यूज करते हैं, P32 यानी कि फास्फोरस 32 का यूज करते हैं। फिर है लोहा 59 यानी कि Fe59 का यूज हम किस लिए करते हैं,
तो अरक्तता का रोग पता लगाने में हम एपी यानी कि लोहा 59 का यूज़ हम करते हैं। फिर है दोस्तों सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, तो वह पोलोनियम है। ध्यान में रखना दोस्तों, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व क्या है, पोलोनियम है। फिर है दोस्तों संभारिक यानी कि आइसोबॉर्स, तो परमाणु द्रव्यमान, समान परमाणु द्रव्यमान, वहां पे दोस्तों हमने देखा था समस्थानिक, जिनका कि परमाणु क्रमांक समान होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, समभारिक यानी कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक यानी कि आइसोबार्स कहते हैं। जैसे कि 18Ar40, 19K40, 20Ca40, इसमें क्या है दोस्तों, समभारिक हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, 40 40 40, ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान जो है दोस्तों समान, और परमाणु क्रमांक जो दोस्तों नीचे लिखा है वो 18 19 20 ये अलग है। अब आता है दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स क्या है, तो जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे कि 1s3 और 2he4, इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। अब दोस्तों हम इसी में आगे तो नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम दोस्तों अगली क्लास में पढ़ेंगे जहाँ पे दोस्तों हम 228 नंबर के पेज से स्टार्ट करेंगे। आज हमने दोस्तों 228 नंबर के पेज तक पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम दोस्तों 229 नंबर के पेज से 228 नंबर के पेज से पढ़ेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक को देखेंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अब दोस्तों हम ऊपर के आई बटन में दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी दे दी, प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों पूरा फिजिक्स को देख लेना। थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट की मदद से हमने याद करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें कि हम 229 पेज से पढ़ेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।